2 दिसंबर 1984 की वो रात भोपाल के इतिहास में कभी न मिटने वाला एक काला धब्बा बन गई। अगर आपसे कोई कहे कि आधी रात को सोते हुए अचानक आपकी सांसें रुकने लगेंगी, आंखें जलने लगेंगी और शहर का हर दूसरा इंसान मौत के मुंह में समा जाएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज इस वीडियो में हम इतिहास की उस सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी की बात करने जा रहे हैं जिसके घाव आज 42 साल बाद भी हरे हैं। भोपाल की उस सर्द रात को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से एक ऐसी जहरीली गैस निकली जिसने देखते ही देखते हजारों लोगों को हमेशा के लिए सुला दिया। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि उस रात क्या हुआ था, बल्कि हम उन छिपे हुए सच, लापरवाहियों और प्रशासनिक नाकामियों की परतों को भी खोलेंगे जिन्हें सालों तक दबाने की कोशिश की गई। आखिर क्यों एक चलती फिरती फैक्ट्री अचानक मौत का कुआं बन गई और क्यों आज भी भोपाल की तीसरी पीढ़ी इस जहर का खामियाजा भुगत रही है? इस खौफनाक सच को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। भोपाल 1980 के दशक की शुरुआत में एक शांत और तेजी से बढ़ता हुआ शहर था। शहर के बीचों बीच बनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी UCIL की फैक्ट्री को रोजगार और तरक्की का प्रतीक माना जाता था। ये फैक्ट्री मुख्य रूप से 7 नाम का एक कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड बनाती थी, जिसका इस्तेमाल खेती में कीड़ों को मारने के लिए किया जाता था। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को खूब बढ़ावा दिया। इस कीटनाशक को बनाने के लिए एक बेहद खतरनाक और जहरीले केमिकल का इस्तेमाल होता था जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC कहा जाता है। ये केमिकल इतना खतरनाक है कि इसे बहुत ही कम तापमान पर और बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच रखना पड़ता है। अगर ये जरा सा भी पानी या किसी अन्य तत्व के संपर्क में आ जाए तो इसमें एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो पल भर में भारी मात्रा में जानलेवा गैस पैदा कर सकती है। फैक्ट्री के आसपास गरीब मजदूरों की बड़ी बड़ी बस्तियां बसी हुई थीं, जैसे JP नगर और काजी कैंप। इन बस्तियों में रहने वाले हजारों लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वे जिस कारखाने को अपनी किस्मत बदलने वाला समझ रहे हैं, उसकी दीवारों के पीछे मौत का सामान तैयार हो रहा है। 1984 आते आते फैक्ट्री घाटे में चलने लगी थी। कीटनाशकों की मांग बाजार में कम हो गई थी और कंपनी अपना मुनाफा बचाने के लिए खर्चों में कटौती करने लगी। यही वो मोड़ था जहां से इस बड़ी तबाही की नींव रखी गई। कर्मचारियों की छटनी। कंपनी ने पैसे बचाने के लिए उन अनुभवी इंजीनियर्स और वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया जो इस खतरनाक प्लांट को संभालना जानते थे। उनकी जगह कम वेतन वाले और कम अनुभवी लोगों को रख लिया गया जिन्हें सुरक्षा नियमों की पूरी जानकारी नहीं थी। सुरक्षा प्रणालियों का बंद होना। प्लांट में 1-2 नहीं बल्कि सुरक्षा के कई इंतजाम थे, लेकिन खर्च बचाने के लिए उन सबको एक एक करके बंद कर दिया गया था। MIC गैस को ठंडा रखने के लिए जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उसे बंद कर दिया गया ताकि बिजली का बिल बचाया जा सके। इसके कारण गैस का तापमान हमेशा खतरे के निशान के पास रहता था। गैस लीक होने पर उसे बेअसर करने वाला वेंट गैस स्क्रबर भी उस रात काम नहीं कर रहा था। लीक हुई गैस को जलाने के लिए बनी फ्लेयर टावर की पाइपलाइन को मरम्मत के नाम पर हफ्तों से निकाल कर रखा गया था। कर्मचारी लगातार मैनेजमेंट को चेतावनी दे रहे थे। स्थानीय पत्रकार राजकुमार केसवानी ने तो अपने अखबार में बाकायदा लेख लिखे थे जिनका टाइटल था भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है। लेकिन बड़े अधिकारियों ने इन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। शाम के करीब 8:30 बज रहे थे। फैक्ट्री में शिफ्ट बदली। नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों ने अपना काम संभाला। रूटीन काम के तहत प्लांट के पाइपों की सफाई की जानी थी। नियमों के मुताबिक जब भी पाइपों को पानी से साफ किया जाता है तो बीच में एक धातु की प्लेट लगाई जाती है ताकि पानी गलती से भी मुख्य गैस टैंक के अंदर न चला जाए। लेकिन उस रात सुपरवाइजर ने इस जरूरी नियम को छोड़ देने का फैसला किया। रात के करीब 10 बजे जैसे ही पाइपों में पानी छोड़ा गया, पुरानी और जंग लगी पाइपलाइनों के कारण पानी का रुख बदल गया। वो पानी धीरे धीरे टैंक नंबर 610 की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें लगभग 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भरी हुई थी। रात के 11 बजे पानी टैंक 610 के अंदर पहुंच गया।
पानी और MIC के मिलते ही एक भयंकर रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। टैंक के अंदर का तापमान और दबाव यानी प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में टैंक का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। रात के 12:15 बज चुके थे। टैंक के अंदर का दबाव इतना बढ़ गया कि सुरक्षा के लिए लगा सेफ्टी वाल्व अचानक फट गया। कंक्रीट की मजबूत दीवार को तोड़ते हुए जहरीली गैस का एक विशाल गुबार हवा में फैलने लगा। चूंकि हवा का रुख शहर की तरफ था और रात के समय हवा भारी होकर जमीन के करीब बहती है, इसलिए वो जहरीली गैस भोपाल की सोई हुई बस्तियों की तरफ बढ़ने लगी। गैस इतनी घनी थी कि उसने पूरे इलाके को कोहरे की तरह ढक लिया। पहला लक्षण, सोए हुए लोगों को अचानक लगा कि उनका दम घुट रहा है। आंखों में भयंकर जलन होने लगी, जैसे किसी ने सीधे मिर्च का पाउडर डाल दिया हो। सड़कों पर हाहाकार। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से नंगे पैर भागे, लेकिन भागने से फेफड़े और तेजी से काम करने लगे, जिससे लोगों ने और ज्यादा जहरीली गैस अपने अंदर खींच ली। जानवरों की मौत। इंसान तो इंसान, सड़कों पर दौड़ते हुए गाय, भैंस, कुत्ते और उड़ते हुए पक्षी पल भर में तड़प तड़प कर जमीन पर गिरने लगे। फैक्ट्री का सायरन बजाया गया, लेकिन उसे कुछ ही मिनटों में बंद कर दिया गया ताकि शहर में अफरा तफरी न मचे। ये कंपनी की सबसे बड़ी और क्रूर लापरवाही थी। लोगों को बताया ही नहीं गया कि बाहर मौत मंडरा रही है। रात के 1 से 2 बजे के बीच भोपाल का हमीदिया अस्पताल और अन्य छोटे क्लिनिक लाशों और तड़पते हुए मरीजों से पट गए। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इलाज क्या करें। जब उन्होंने यूनियन कार्बाइड के डॉक्टरों को फोन करके पूछा कि ये कौन सी गैस है और इसका एंटीडोट क्या है, तो वहां से जवाब मिला कि ये सिर्फ एक मामूली टीयर गैस यानी आंसू गैस है। इससे कोई नहीं मरता, बस आंखों को पानी से धो लीजिए। ये एक सफेद झूठ था। मिथाइल आइसोसाइनेज जब शरीर के अंदर जाती है तो वो खून में मिलकर पानी बनाती है, जिससे इंसान के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो अपने ही शरीर के अंदर घुट कर मर जाता है। डॉक्टरों के पास इस जहर की कोई पुख्ता दवा नहीं थी। लोग डॉक्टरों के सामने देखते ही देखते दम तोड़ रहे थे। 3 दिसंबर की सुबह जब सूरज उगा तो भोपाल एक कब्रिस्तान बन चुका था। सड़कों पर, गलियों में, रेलवे स्टेशन पर हर जगह लाशों के ढेर लगे थे। सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किए जा रहे थे। श्मशानों में लकड़ियां कम पड़ गईं और कब्रिस्तानों में जमीन छोटी पड़ गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस रात करीब 3000 लोग मारे गए, लेकिन जमीनी हकीकत और स्वतंत्र संस्थाओं का मानना है कि पहले ही हफ्ते में 8000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग इस गैस से सीधे प्रभावित हुए। इस पूरी त्रासदी का मुख्य खलनायक था वॉरेन एंडरसन, जो उस समय यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का CEO था। घटना के कुछ ही दिनों बाद जब वो भोपाल आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कमाल की बात देखिए, कुछ ही घंटों के भीतर उसे जमानत मिल गई और उसे सरकारी गाड़ी से दिल्ली भेज दिया गया, जहां से वो प्राइवेट जेट पकड़कर अमेरिका भाग गया। इसके बाद वो कभी भारत नहीं लौटा और साल 2014 में अमेरिका में ही आराम की मौत मरा। सालों तक चले अदालती मुकदमों के बाद 1989 में कोर्ट के बाहर एक समझौता हुआ। यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार को $470 मिलियन का मुआवजा देने का फैसला किया। मुआवजे की हकीकत, जब इस रकम को पीड़ितों में बांटा गया तो हर प्रभावित इंसान के हिस्से में महज 10,000 से 25,000 रुपए ही आए। क्या एक इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी ही थी? दोषियों को सजा। साल 2010 में जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैक्ट्री के कुछ भारतीय अधिकारियों को सिर्फ 2-2 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें भी तुरंत जमानत मिल गई। भोपाल गैस त्रासदी केवल 1984 की एक रात की कहानी नहीं है, ये आज भी जारी है। फैक्ट्री के अंदर आज भी टन के हिसाब से जहरीला कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है। कंपनी ने कभी भी उस पूरे इलाके की सफाई नहीं की। पानी का जहर, हर साल बारिश का पानी उस कचरे से होकर जमीन के अंदर जाता है। इसके कारण आसपास के दर्जनों इलाकों का ग्राउंड वाटर यानी जमीन का पानी पूरी तरह जहरीला हो चुका है। लोग आज भी वही पानी पीने को मजबूर हैं। विकलांग पीढ़ियां,
इस जहर का असर लोगों के डीएनए तक में पहुंच गया है। आज भी भोपाल की प्रभावित बस्तियों में बच्चे जन्मजात बीमारियों, अंधापन और शारीरिक व मानसिक विकलांगता के साथ पैदा हो रहे हैं। कैंसर और सांस की बीमारियां यहां आम बात हैं। ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि जब बड़ी कंपनियां इंसानी जान से ऊपर अपने मुनाफे को रखने लगती हैं और सरकारें अपनी आंखें मूंद लेती हैं, तो उसकी कीमत आम जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। भोपाल का ये घाव कभी नहीं भरेगा जब तक वहां के लोगों को उनका हक और पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता।